rigid body. A body is said to be rigid if it does not undergo any change in its size and shape, however large the external force may be acting on it. Center of mass of a rigid body is a point at a fixed position with respect to the body as a whole. तो हम ये कहते हैं कि rigid body क्या है? A body is said to be rigid if it does not undergo any change in its size and shape, however large the external force may be acting on it. तो कितनी भी बड़ी एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट करे, अगर मान लीजिए कि उसकी किसी भी तरीके के आप उस पर कैसा भी फोर्स लगाएं, फॉर एग्जांपल हम जो क्रिकेट की जो लेदर की जो हार्ड वाली बॉल होती है, तो उस पर कितना भी फोर्स आप लगाओ उसकी शेप और साइज़ कभी चेंज नहीं होता, तो उसको हम रिजिड बॉडी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो ब्रिक होती है, जो ईंट होती है ना, उसको आप कितना भी दबा लें तो उसकी भी कोई साइज और शेप चेंज नहीं होता, तो वो रिजिड बॉडी की कैटेगरी में आता है। फिर हम ये कहेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडी इज अ पॉइंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी एज अ होल। तो किसी भी जब हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की, तो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा चेंज? क्योंकि रिजिड बॉडी की शेप और साइज भी चेंज नहीं होगी। जब शेप साइज नहीं चेंज होगी तो सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पर है वहीं पर फिक्स्ड रहेगा। उसके बाद आप ये देखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज़, तो ये सिर्फ हमको समझना है, बाकी और करना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रेगुलर बॉडीज़, जैसे एक रेक्टेंगल, ये थिन रॉड है, सबसे पहले आप देखिए अपने नोट्स में ये थिन रॉड दे रखा है हमको। तो इस पर जैसे ये थिन रॉड है, तो अगर इसको देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये इसका सेंटर में सेंटर ऑफ मास हो गया। फिर हमको दिया कोई रिंग, ये रिंग है, तो रिंग यहाँ पर ये पूरा का पूरा हम ये कहेंगे कि ये सॉलिड है। तो देखना बड़ी अजीब चीज़ है इसमें रिंग के साथ, ये पूरा का पूरा जो है ये सॉलिड है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका सेंटर ऑफ मास ओपन एयर में होता है, हवा में, ओपन एयर हवा में होता है। वो आपने देखा होगा ना, जिसमें वो जो जादूगर, वो मैजिशियन वगैरह वो जो गेम दिखाते हैं, उसमें वो रिंग को बांध लेते हैं ऐसे और कमर को ऐसे घुमाते हैं, तो वो रिंग ऐसे गोल गोल गोल, क्या उड़ा बोलते हैं उसको। अच्छा, तो वो जो है उसमें वो रिंग ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। तो वो कहाँ घूमता है? कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को अगर आप रोटेट करेंगे तो वो अपने सेंटर ऑफ मास के ही चारों तरफ घूमती है। आप ये सोचने लगो कि आप रिंग को साइड में रख के और फिर ऐसे कमर मारने लगो उस पर, तो क्या वो घूमेगी? वो गिर जाएगी वहीं के वहीं। तो उसको बीच में रखकर और फिर ऐसे कमर को घुमाते हैं तो वो घूमता रहता है ऐसे, तो अपने सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ इर्द गिर्द ही कोई चीज़ घूमती है। इसी तरीके से तो ये ओपन एयर में होता है इसका जो सेंटर ऑफ मास है। इसी तरीके से जब हम डिस्क की बात करते हैं, तो डिस्क क्या है? डिस्क क्या है? पूरा का पूरा एक सॉलिड सर्कल है, पूरा का पूरा एक सॉलिड सर्कल है। तो डिस्क में यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है उसका। अच्छा, उसके बाद अगला देखिए रेक्टेंगुलर लैमिना। रेक्टेंगुलर लैमिना मतलब कोई रेक्टेंगुलर शीट है इस तरीके की, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर आएगा? इसको आपने ऐसे डायगोनल्स दोनों ड्रॉ कर दिए, तो दोनों डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर सेंटर ऑफ मास आ जाता है एक रेक्टेंगल का। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉड भी तो रेक्टेंगल है, उसका जो रेक्टेंगल बाकी करते हैं वो तो दिखाएं। अच्छा, वो तो ऐसे दिखा देना, बना छोटा, वो भी वही चीज़ है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा क्यूबिकल ब्लॉक। तो क्यूबिकल ब्लॉक किस तरीके से, जैसे ये हमारे पास है क्यूब हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, क्यूब में क्या करेंगे, जैसे ये आगे वाला फ्रंट वाला कॉर्नर है, फ्रंट वाला, इसको बैक वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर दो ऐसे, बैक वाले कॉर्नर से डायगोनली अपोजिट, वो भी पीछे की तरफ वाला, ये फ्रंट वाला नहीं, बैक वाला। ऐसे ही जो यहाँ का बैक वाला है इसको यहाँ के फ्रंट वाले से ज्वाइन कर दीजिए ऐसे, तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक, ऐसे ही सिलेंडर की बात करेंगे, तो सिलेंडर इस तरीके से होता है। ये सिलेंडर जो है, सिलेंडर का ये हाइट हो गया, तो यहाँ इस एक्सिस के चारों तरफ सिलेंडर घूमता है, तो इसी एक्सिस का जो सेंटर है यहीं पर सी, सेंटर ऑफ मास यहीं पर। इसी तरीके से जब हम किसी स्फीयर की बात करेंगे, तो स्फीयर तो बॉल की तरह है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो स्फीयर के सेंटर पर लाई करेगा।
फिर हम बात करेंगे ट्राइंगुलर लेमिना की। तो ट्राइंगुलर लेमिना मतलब ट्राइंगल का पीस है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से यहाँ पर एक हमने मीडियन ड्रॉ कर दिया, यहाँ से एक दूसरा मीडियन ड्रॉ करा और तीसरा मीडियन ड्रॉ करा। तो मीडियन जो है वो क्या करता है, वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो जहाँ तीनों मीडियन मिलेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, और उसी को हम सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन है। राइट सर्कुलर कोन की ये हाइट है, ये हाइट है राइट सर्कुलर कोन की, और ये इसका रेडियस हो गया, रेडियस होगा 20। तो हाइट के सेंटर में कहीं पर सेंटर ऑफ मास इसका रहेगा। तो ये इस तरीके से हो गया कि जो हमारे पास कुछ सिमेट्रिकल बॉडीज़ हैं, तो उनकी जो बॉडी का जो सेंटर जहाँ पर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 13 पर आ जाइए। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अ बॉडी इज सेड टू possess rotational motion if all its particles moves along circles in parallel planes. The centers of these circles lie on a fixed line perpendicular to the parallel planes, and this line is called the axis of rotation. हम ये कहते हैं a body is said to possess a rotational motion if all its particles moves along circles in parallel planes. हमने ये कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक स्टोन है, छोटा सा कोई स्टोन है, और उस स्टोन को हम किसी थ्रेड से ऐसे बांध दें और फिर इसको ऐसे घुमाना शुरू करें। तो ये जो स्टोन है ये इस पाथ के अलॉन्ग इस तरीके से घूमेगा। देखने में एलिप्स जैसा एलिप्टिकल पाथ लग रहा है, एलिप्टिकल नहीं है। आप ये समझ लीजिए आप उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, किसी चीज़ को आप इस तरीके से घुमा रहे हैं। तो जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ऊपर से देखेंगे तो सर्कल दिखाई देगा, यहाँ से कि एलिप्टिकल पाथ इसका नज़र आ रहा है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉल है ना, ये जो स्टोन है, इस स्टोन के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे पैरेलल प्लेन्स में एक साथ घूमेंगे, एक साथ एक ही पाथ फॉलो करेंगे। तो उसको हम बोल देते हैं कि वो एक रोटेशनल मोशन में है, और जिस पॉइंट के चारों तरफ वो घूम रहे हैं सारे के सारे पार्टिकल, जिस पॉइंट के चारों तरफ, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, उस पॉइंट के पैरेलल अगर कोई लाइन जा रही है ऐसे, इसको हम बोल देते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। टॉर्क का बताऊंगा बाद में इसको, है ना, वो तो हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसमें बाद में आएंगे। अच्छा, फिलहाल ये देखिएगा पेज नंबर 13 पर ये जो है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन ये बिल्कुल जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन था बिल्कुल उसी की तरह से। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या होगी, जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं तो लीनियर मोशन में ये होता है हमारे पास कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जब हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं, जैसे रोटेशनल मोशन में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, उसकी जगह आ जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, उसको हम बोलेंगे ओमेगा नॉट। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम बोलेंगे ओमेगा नॉट। ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी v है, वहाँ पर बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी को ओमेगा। ठीक, रोटेशनल वेलोसिटी है, ये रेडियल वेलोसिटी कहते हैं इसको। इसी तरीके से जो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था s, डिस्प्लेसमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाई थीटा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। टाइम तो t ही रहेगा, और जो एक्सेलरेशन a था, एक्सेलरेशन रिप्लेस बाई अल्फा, ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप ये देखिएगा
कि अगर इन सारी टर्म्स को अगर हम रिलेट करके देखें तो देखिए इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए ऐसे रोटेशन में सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी घूम रही है, मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पर थी और वो चलते 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 यहाँ तक पहुँची, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर था, पॉइंट ए पर था और वो चलते चलते यहाँ पॉइंट बी तक पहुँच गया और ये उस सर्कुलर पाथ का एक सेंटर है उसका। तो अगर हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया तो ये तो हमारे पास आ गया उसका रेडियस, ठीक है। तो वो यहाँ से और यहाँ तक जो चला है तो उसका एंगल कितना उसने मूव करा, एंगल कितना उसने स्वीप करा, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, थीटा। और इस थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी जो रेडियल वेलोसिटी है, रेडियल मतलब जो घुमावदार जो हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी बोलो, तो वो कैसे निकलेगी, हम ये कहेंगे कि उसने कितना टाइम लगा, उसको टाइम टी लगा, ठीक है, और उसने कितना एंगल मूव कर दिया, थीटा, ठीक है, थीटा एंगल मूव करा, तो थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन जो आएगा वो कहलाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो शुरुआत में अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी तो ये क्या होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बोलो या रेडियल वेलोसिटी बोलो, इनिशियल रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर थोड़े टाइम में जो उसने रेडियल वेलोसिटी अपनी डेवलप कर दी वो कितनी कर दी, ओमेगा कर दी, तो दिस इज कॉल्ड फाइनल रेडियल वेलोसिटी, फाइनल रेडियल वेलोसिटी, है ना। और इसकी दोनों की यूनिट, जैसे हम नॉर्मल अगर वेलोसिटी की बात करते हैं इनिशियल और फाइनल, तो उनकी जो वेलोसिटी की यूनिट होती थी वो होती थी मीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में उसने कितने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो वो होता था मीटर पर सेकंड। यहाँ होगा रेडियन पर सेकंड, क्यों, क्योंकि उसने कितना एंगल स्वीप करा, एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम। तो एंगल स्वेप्ट जो है, एंगल की यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट एंगल की, डिग्री नहीं होती, रेडियन होती है, तो वो रेडियन हो गई, और टाइम कितना हो गया, सेकंड में हो गया, तो रेडियन पर सेकंड इसकी जो यूनिट होती है, ओमेगा नॉट की बोलो या ओमेगा की बोलो, उनकी दोनों की यूनिट रेडियन पर सेकंड होती है। ऐसे ही जब टाइम है तो टाइम तो इनएविटेबल है, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा, तो सेकंड इसकी यूनिट सेकंड। और जो ये है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक। अब जरा देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन किस तरह से हम डिराइव करेंगे। देखिए, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, बाय डेफिनेशन अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय dt। भाई हमको मालूम है कि जो लीनियर एक्सेलरेशन था हमारा a था, वो क्या बोलते थे, dv बाई dt। अब लीनियर की जगह ये वाली सारी टर्म्स आ गई हैं, तो v की जगह ओमेगा आ जाएगा, t की जगह t ही रहेगा, तो dv बाई dt की जगह क्या हो गया, d ओमेगा बाई dt। एंगल a, ये जो सॉरी एक्सेलरेशन a था उसकी जगह अल्फा आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt। ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि भाई डी ओमेगा को इधर छोड़ो, अल्फा को इधर ले जाओ, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू डी टी। फिर ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। फिर कहेंगे कि एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारा 0 था, बिल्कुल इनिशियली की जब हम बात कर रहे हैं, एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू टी, ओमेगा भी ओमेगा के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कंपेयर करके जो हमने मोशन इन अ प्लेन में जो डेरिवेशन करी थी उससे कंपेयर करके कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है, बस v की जगह ओमेगा आ गया है, u की जगह ओमेगा नॉट आ गया है, और a की जगह अल्फा आ गया है, और कुछ नहीं, s की जगह थीटा है। अब देखिएगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद इन द अबव मेंशन्ड लिमिट्स, तो इक्वेशन 1 को इन लिमिट्स में हम इंटीग्रेट करते हैं, तो इधर भी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, और इधर भी इंटीग्रेशन, अल्फा dt, सही है। अब ये जो डी ओमेगा है, तो इधर वेरिएबल क्या है, ओमेगा, ओमेगा की इनिशियल वैल्यू, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या थी, ओमेगा नॉट, तो इनिशियल वैल्यू ओमेगा नॉट, फाइनल वैल्यू यानी कि टाइम t इज इक्वल टू t पर फाइनल वैल्यू कितनी थी, ओमेगा। इधर d के साथ t लिखा हुआ है, यानी कि वेरिएबल क्या है, t है, तो t की इनिशियल वैल्यू 0, फाइनल वैल्यू t, 0 और t। और भाई t के अलावा कोई भी टर्म है तो उसको तो बाहर ले लेते हैं, तो इसको हमने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से।
जैसे dx का इंटीग्रल x होता है, ऐसे d ओमेगा का इंटीग्रल ओमेगा हो जाएगा। ये हो गया ओमेगा, लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट, अपर लिमिट इज ओमेगा। इधर अल्फा बाहर ले लिया तो अल्फा इंटीग्रेशन 0 से t और dt, तो ओमेगा की जगह ओमेगा डाला माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओमेगा की जगह ओमेगा डाला, फिर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डाला, तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये हो गया इज इक्वल टू इधर अल्फा, फिर ऐसे dt को जब इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज t। अब वेरिएबल t था तो t की जगह t डालो पहले, फिर t की जगह 0 डालो, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन। जैसे यहाँ वेरिएबल ओमेगा था तो ओमेगा की जगह ओमेगा डाला, ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डाला, बीच में सब्ट्रैक्शन। ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू t माइनस 0। ओमेगा इधर ही छोड़ा, माइनस ओमेगा नॉट को उधर ले गए तो ये हो गया प्लस ओमेगा नॉट, अल्फा इंटू टी इज अल्फा टी। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, आगे चल रहा हूँ मैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिकॉल करिए क्या थी? जो लीनियर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो मैंने जो बताया आपको s की जगह थीटा आ जाएगा, तो उधर कर रहा हूँ। सेकंड इक्वेशन तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह थीटा इज इक्वल टू ut, तो u की जगह ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ये है ना, a की जगह अल्फा आ गया, ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। अब देखिएगा क्या करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है ना, जैसे v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता था, ऐसे ही ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी होगा। अब डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी। इसको क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल रखा है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये जो डिराइव करके आई दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं। अब इधर b है, b के साथ क्या थीटा, तो इधर का जो वेरिएबल है वो थीटा हो गया, इधर का वेरिएबल t हो गया। तो लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0, बॉडी ने तो कुछ मूवमेंट करा ही नहीं, तो थीटा 0 ही है। ठीक है, एंड t is equal to 0, theta is equal to theta. Integrating equation for t using these limits, तो इंटीग्रेशन ये हो गया d theta, theta की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट theta, 0 से इंटीग्रेशन ओमेगा dt। अब इधर t की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, d थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा थीटा, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो ओमेगा नॉट है, इस ओमेगा नॉट के साथ क्या करेंगे, क्योंकि सॉरी ओमेगा जो है, ओमेगा का फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी dt और इंटीग्रेशन 0 से t। और दोनों को स्प्लिट कर लीजिए। अच्छा, इधर जैसे इंटीग्रेट हो गया था कि वेरिएबल था थीटा, थीटा की जगह एक बार थीटा रखो, एक बार थीटा की जगह 0 और बीच में सब्ट्रैक्शन, थीटा माइनस 0 आ गया। इस तरफ स्प्लिट करेंगे ओमेगा नॉट dt इंटीग्रेशन 0 से t प्लस इंटीग्रेशन 0 से t
अल्फा टी डी टी, थीटा माइनस थीटा लिखने में थीटा माइनस जीरो इज थीटा इज इक्वल टू, यहाँ टी तो है बस वेरिएबल वाला टर्म ना, क्योंकि डी के साथ टी लिखा हुआ है, ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालना, ओमेगा नॉट इंटीग्रेशन 0 से टी dt, इधर अल्फा बाहर निकालिए क्योंकि टी को नहीं निकाल सकते, डी के साथ टी लिखा हुआ है, तो टी वाला टर्म वेरिएबल वाला टर्म, अल्फा को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से टी टी dt, तो टी का मतलब क्या हो गया, टी की पावर 1, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जब dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज टी, ये हो गया, प्लस अल्फा, जब टी की पावर 1 को इंटीग्रेट करेंगे टी स्क्वायर अपॉन टी, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू टी माइनस 0 प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। और अब t माइनस 0 तो t हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा, और ये 0 स्क्वायर बाय 2 0 हो जाएगा, तो अल्फा टी स्क्वायर बाय 2 यानी कि हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इक्वेशन 3 बोला था इसको, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, बस थर्ड इक्वेशन और रह रही है, इसको भी कराते हैं, फटाफट निपट जाएगा ये। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें बच्चे। यस सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बता दो, विभोर, सुधांशु, सिमर, खुशी, अवनी, अक्षय, आदित्य, आर्या। चलिए थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देखिएगा, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा may be expressed as, तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब क्या करते हैं कि आप यहाँ पर डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करिए कुछ इस तरह से, डी ओमेगा बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी थीटा, और डी थीटा बाई डी टी इसको क्या बोल देंगे, ओमेगा, ये ओमेगा हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इधर ले आइए, ओमेगा डी ओमेगा, और अटकर लिख दो, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, और अब हम ये बोलेंगे एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जब इनिशियल टाइम था, जब टाइम कुछ हुआ ही नहीं था, एट टी इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा नॉट, एट टी इज इक्वल टू टी, थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। ये तीनों टर्म्स हो। अब इक्वेशन 5 को आप इंटीग्रेट कर दीजिए इसी तरह से, इधर वेरिएबल है ओमेगा, इधर वेरिएबल है थीटा, तो ओमेगा डी ओमेगा इंटीग्रेशन, ओमेगा की लोअर वैल्यू लोअर लिमिट ओमेगा नॉट अपर ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अल्फा डी थीटा, थीटा की लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट थीटा, तो 0 से थीटा, ओमेगा डी ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 1, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट, अपर लिमिट इज ओमेगा, इज इक्वल टू अल्फा इज अ कांस्टेंट, थीटा की बात करें तो अल्फा का कांस्टेंट, थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन डी थीटा 0 से थीटा
ओमेगा स्क्वायर थी ना। बता दें जब भी कभी इंटीग्रेशन होता है जैसे यहाँ पर हमने करा दिया टी स्क्वायर बाई टू, तो कभी भी ऐसा आ जाए कि टी की पावर वन इंटू डी टी, तो इसका फॉर्मूला होता है टी की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन। ऐसे ही यहाँ पर जैसे टी डी टी था उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा की पावर वन है ना, तो क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो ओमेगा स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। अच्छा अब डी थीटा का इंटीग्रल सीधा क्या होता है थीटा होता है, यहाँ ओमेगा की जगह ओमेगा डाल दीजिए, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर बाई टू, माइनस फिर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट डाल दो, माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू अल्फा एज इट इज, और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट थीटा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ऑन टू इज इक्वल टू अल्फा थीटा माइनस जीरो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू टू को उधर ले जाइए, टू अल्फा थीटा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को उधर ले लो, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो भाई ये हमारी तीन इक्वेशंस हुई, फिर इसके एक दो क्वेश्चंस देखेंगे और ये टॉप वाला ये कल करवाता हूँ मैं आपको स्टार्ट। सर ये डेरिवेशन पेपर में आती है। हाँ निकलो हाँ चलिए जी आज इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं रेगुलर क्लास में। हाँ, बिल्कुल। ओके।